नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार का 1 साल का कामकाज पूरा हो चुका है। अब मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। तो इस फेरबदल के अंदर किन चेहरों को मंत्रिमंडल से आउट किया जाएगा, किन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका दिया जाएगा और किन चेहरों की प्रोफाइल अप हो सकती है, यानी कि उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, या कैबिनेट मंत्रालय के भीतर भी किनके मंत्रालय जो दिए हुए हैं छोटे मंत्रालय के बजाय महत्वपूर्ण बड़े बजट वाले मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं। इसको लेकर के राजनीतिक गलियारा में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। चर्चाएं इसलिए शुरू हुई क्योंकि जब भजनलाल शर्मा सरकार का 1 साल का कामकाज पूरा होने के बाद में जयपुर में एक बड़ा आयोजन होता है और उसमें प्रधानमंत्री खुद आते हैं, भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हैं, 1 साल के कामकाज की तारीफ करते हैं और उसके बाद में उनके दिल्ली लौटने के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और एक मंत्री जोगाराम पटेल को साथ में लेकर के दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचना इसलिए अहम है क्योंकि सियासी गलियारों में यह चर्चाएं हैं कि इसी यात्रा के दौरान दिल्ली में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों होंगे वहां पर। लिहाजा चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, बीएल संतोष हो या प्रदेश प्रभारी जो राधा मोहन सिंह है वो तो ऑलरेडी दिल्ली में ही होंगे, सबके साथ में यह चर्चा की जाएगी कि किनको मंत्रिमंडल से आउट करना चाहिए, किनको इन करना चाहिए और किनकी प्रोफाइल को अप करना चाहिए, किनकी प्रोफाइल को डाउन करना चाहिए। पार्टी की भविष्य की रणनीति को देखते हुए, पार्टी के जातिगत समीकरणों को देखते हुए, सोशल इक्वेशंस को देखते हुए क्या कुछ फैसले लिए जाने चाहिए, इसको लेकर के चर्चा होनी है। राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें, लिहाजा अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान समय में 24 है, 21 मंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री, 24 और 21 और 2 23 और एक मुख्यमंत्री खुद 24। इन 21 में से 12 कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, 4 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और 5 राज्य मंत्री हैं। अब जिन नए चेहरों को मौका दिया जाने वाला है उसमें कई नाम चर्चाओं में है। एक, उपचुनावों से निकले कुछ नाम है क्योंकि उपचुनाव में 2 अहम परिणाम रहे हैं। एक, खींवसर जो हनुमान बेनीवाल का गढ़ कहा जाता है, जाट बेल्ट के अंदर एक तीसरे विकल्प के तौर पर खुद को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हनुमान बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के नजरिए से एक बड़ा चैलेंज है। लिहाजा हनुमान बेनीवाल को अगर वहां चुनाव हरवाने में कामयाबी मिलती है तो फिर उनको जिन्होंने चुनाव हराया है, अगर उनको उस इलाके में बड़ा नेता, रेवंत राम डांगा को बड़ा नेता बनाना है तो फिर पार्टी को उन्हें बड़े पद भी देने पड़ेंगे, उनकी प्रोफाइल को बड़ा करना पड़ेगा, तभी जाकर के जनता में उनकी स्वीकार्यता होगी। हाथ में पावर होगा तभी प्रशासन उनके हिसाब से चलेगा और तभी जाकर के जनता में वो मजबूत नेता के तौर पर स्टेब्लिश हो पाएंगे और हनुमान बेनीवाल को काउंटर कर पाएंगे। लिहाजा ये चर्चाएं हैं कि रेवंत राम डांगा भले ही बाकी इक्वेशन के हिसाब से फिट नहीं बैठते हो, लेकिन चूंकि हनुमान बेनीवाल को हराया है, लिहाजा उस इलाके में हनुमान बेनीवाल को और कमजोर करने के लिए रेवंत राम डांगा को मंत्री बनाया जा सकता है। पहला। दूसरा नाम राजेंद्र भांबू का है। झुंझुनू की सीट भी बीजेपी 21 साल बाद जीती है। ओला परिवार का यह गढ़ कहा जाता है। शेखावाटी का जो ये चूरू सीकर झुंझुनू का इलाका है, इसमें विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का बहुत खराब प्रदर्शन हुआ है। लिहाजा यह माना जा रहा है कि इस इलाके में कमबैक करने के लिए फिलहाल जाबरमल जो खर्रा है वो यहां से मंत्री जरूर बनाए गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पार्टी के पास ऑप्शंस भी नहीं थे, बहुत ज्यादा सीटें भी नहीं जीती थी। लिहाजा राजेंद्र भांबू का यहां पर दावा मजबूत होता है। तो हो सकता है ये 2 चेहरे जो रेवंत राम डांगा और राजेंद्र भांबू, जो उपचुनाव में 7 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी जीती है, उसमें से 2 ये नाम यहां पर चर्चाओं में आते हैं। इसके अलावा बीजेपी के पास में गंगानगर हनुमानगढ़ वाले जो ये नहरी बेल्ट है, इसमें कोई चेहरा नहीं है। पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को तब मंत्री बनाया था जब वो केवल विधायक नहीं बने थे। वहां पर चूंकि एक प्रत्याशी के निधन की वजह से श्रीकरणपुर सीट पर आम चुनाव के साथ में नहीं हुए थे, बाद में बाइपोल हुए, तो उनको पहले से ही मंत्री बना दिया गया था। पार्टी को यह लगा कि हम मंत्री बनाएंगे तो इनकी प्रोफाइल बड़ी होगी और इलाके की जनता, बीजेपी की सरकार तो बनी हुई है, इस लिहाज से वोट दे देगी। लेकिन सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार गए और उनके हारने के बाद में वो जो मंत्रालय थे सारे वो सीधे मुख्यमंत्री के पास में चले गए। उनकी जगह पर किसी भी नए चेहरे को तब मंत्री नहीं बनाया गया था। वो जो विधायक का चुनाव ही हार गए तो फिर उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में सादुल शहर से गुरबीर सिंह या फिर गंगानगर से जयदीप बिहानी, ये 2 नाम नहरी बेल्ट से भी चर्चाओं में हैं जिनको मंत्री पद के अंदर जगह मिल सकती है। इसके अलावा एक बड़ा नाम जो बाबू सिंह राठौड़, खींवसर के चुनाव की हम अभी बात कर रहे थे, लेकिन बाबू सिंह राठौड़ चूंकि जब खींवसर का चुनाव परिणाम आया या फिर चुनावी मैनेजमेंट देखा जा रहा था,
तब भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। बाबू सिंह राठौड़ को वहां पर खींवसर का प्रभारी बनाया गया था इस बार बीजेपी ने। बाबू सिंह राठौड़ विधानसभा स्तर पर, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि बूथ लेवल की जो गणित होती है, मैथ्स होती है, पॉलिटिकल इक्वेशंस जो होते हैं, जातीय गणित होता है, बूथ मैनेजमेंट होता है, किस इलाके में कितने वोट हैं, किसको कैसे साधा जा सकता है, किसको साधने से कहां क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस पूरे गणित में बाबू सिंह राठौड़ विधानसभा स्तर के मैनेजमेंट के वो एक्सपर्ट माने जाते हैं। और आज के दौर में भी बाबू सिंह राठौड़ डिजिटल कैंपेन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। हर चीज को अपने रजिस्टर में नोट करते हैं और अपनी ही पेन से लिखी हुई चीजों और अपने ही पेन से बनाए हुए नक्शों के आधार पर वो चुनावी पूरी प्लानिंग करते हैं। और खींवसर में चुनाव परिणाम जो आए, बीजेपी को जो हनुमान बेनीवाल के गढ़ में जीत मिली, बतौर प्रभारी बाबू सिंह राठौड़ को भी एक अहम चेहरे के तौर पर देखा जाता है। बाबू सिंह राठौड़ पहले से ही मंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में गिने जाते हैं, ऐसे में उनका नाम भी है। एक और नाम किरोड़ी लाल मीणा का। किरोड़ी लाल मीणा लंबे समय से मुख्यमंत्री मंत्री पद से इस्तीफा दिए बैठे हैं। फिलहाल उन्होंने अभी तक इस बात को पता नहीं चल रहा है कि उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है। उनका क्या किया जाएगा, ये भजन लाल शर्मा के लिए, मदन राठौर के लिए और बीजेपी नेतृत्व सबके लिए चैलेंजिंग है। क्यों चैलेंजिंग है? वो चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का पूर्वी राजस्थान में क्या प्रभाव है, इस बात को बीजेपी हल्के में नहीं ले सकती। किरोड़ी लाल मीणा को अगर नजरअंदाज किया जाता है और उसको अगर किसी और ने लपक लिया तो फिर पूर्वी राजस्थान से बीजेपी का सुफड़ा साफ होना तय है। वैसे भी कांग्रेस वैसे ही बीजेपी के भीतर की लड़ाई का फायदा उठा रही है। जैसे कभी गहलोत और पायलट के बीच में खटपट होती थी तो उसका बीजेपी फायदा उठाया करती थी। तो किरोड़ी लाल मीणा वो नेता जो दौसा उपचुनाव में अपने भाई जगमोहन की हार की वजह भी बीजेपी के ही कई नेताओं को भीतर घात की मानते हैं, उसके जो करके ऑडियो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आए और अब मोटे तौर पर जनता और नेताओं के बीच में इस बात की कोई कंफ्यूजन रही नहीं कि उनको पार्टी के ही लोगों ने भीतर घात करके जगमोहन को हराया था। उसके कई ऑडियो भी सार्वजनिक हो चुके हैं। ऐसे में क्या उन लोगों पर पार्टी कोई कार्रवाई करेगी और किरोड़ी लाल मीणा को मनाने का प्रयास करेगी? और अगर मनाने का प्रयास में कामयाब नहीं होती है, फिर उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, उनकी प्रोफाइल को क्या किया जाएगा, उनको मंत्रालय कौन सा दिया जाएगा ताकि किरोड़ी लाल मीणा को मनाया जा सके कि जो बीती सो उस पर चादर डालिए, उनको भूलिए और अब एक नए सिरे से पार्टी के साथ मिलकर काम कीजिए, आपको एक बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है। क्या कुछ हो सकता है, यह भजनलाल शर्मा के लिए बड़ा चैलेंज होगा। तो देखने वाली बात होगी कि भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को जगह मिलती है, किन चेहरों को आउट किया जाता है और कौन कौन से चेहरों की प्रोफाइल बढ़ती है या प्रोफाइल डाउन भी की जा सकती है। कई लोगों के पर कतरे जाएंगे, किसी को आउट किया जाएगा तो कई खराब परफॉर्मेंस वाले ऐसे नेता भी होंगे जिनकी जातीय गणित ऐसा बैठता है कि पार्टी और सरकार की यह तो मजबूरी है कि उनको मंत्रिमंडल में रखा जाए, लेकिन परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से उनकी प्रोफाइल को डाउन किया जा सकता है, उनके मंत्रालय को बदला जा सकता है, हल्के और नॉन इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दी जा सकती है। आपकी क्या कुछ राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।